पहलगाम और पुलवामा के जख्म अभी भरे ही नहीं थे कि भारत ने एक और ऐसा दांव चल दिया जिससे पाकिस्तान की सांसें थम गई। दरअसल आपको बता दें कि वहां की नहरें सूखने लगी हैं, खेत प्यासे हैं और इस्लामाबाद में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन सवाल यहां पर यह है, क्या अब आतंक का जो कर्जा झुकाया जाएगा वो पानी से झुकाया जाएगा? यानी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है, आज हम अपने इस खास शो में आपको बताने वाले हैं वॉर रूम में कि भारत आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर क्या कुछ करने वाला है। आइए जान लेते हैं अपने सहयोगी इशिका और भावना से। इशिका, क्या लगता है कि जो सिंधु जल संधि है आने वाले दिनों में जिस हिसाब से भारत ने उस पर निलंबन लगाया हुआ था, तो क्या होगा और पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, आम जनता है, वहां पर उसका क्या असर पड़ने वाला है? बिल्कुल तान्या, क्योंकि अब जो है भारत ने अपना स्टैंड को साफ कर दिया था कि अगर आप आतंकवाद फैलाएंगे तो उसका हिसाब आपसे लिया जाएगा, फिर चाहे सिंधु जल संधि को लेकर हो या फिर किसी और चीज को लेकर है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकवाद फैलाया जा रहा था। पुलवामा हमला हो, पहलगाम हमला हो, लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की हरकतें की जा रही थी। और जब इंटरनेशनल फोरम पे, यूएन जैसे मंच पे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से आतंकवाद पर सवाल पूछे जाते हैं तो वो हमेशा भागते नजर आते हैं। अब उनसे ये पूछा जाता है कि आप क्या आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो आतंकवाद की जड़ों को काटना चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान आज भी आतंकवाद को बोता है। आज भी कई ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो पाकिस्तान की धरती पर पनपते हैं। और जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया, उसके बाद पाकिस्तान से जिस तरीके की तस्वीरें आई वो ये साफ कर देती हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को सपोर्ट करता है। और भारत अपना स्टैंड जो है वो साफ रखा है कि अगर आप आतंकवादियों को पनाह दोगे, आतंकवाद फैलाओगे, तो आपको नहीं बख्शा जाएगा, फिर चाहे सिंधु जल संधि हो या फिर कुछ और हो। लेकिन इशिका और भावना, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ने सबसे पहले यानी कि पुलवामा अटैक किया था 14 फरवरी 2019 में, और उसके बाद ये जो किया है पहलगाम अटैक जो किया है 22 अप्रैल 2025 में, और फिर भारत ने जो करारा जवाब दिया है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से। तो अब क्या लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला है या फिर वो सेम हरकतें दोहराता रहेगा? देखो, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज तो नहीं आने वाला है, क्योंकि उसी का खमियाजा वो भुगत रहा है। आतंकवाद का खमियाजा सिंधु जल संधि से भुगत रहा है। क्योंकि आप देखो कि भारत ने कितने चांसेस दिए हैं, भारत ने इतने चांसेस दिए हैं कि वो सुधर जाए, आतंकवाद को रोक दे। उसके बाद भी आप ये देखिए कि पुलवामा अटैक के बाद भी, पहलगाम के बाद भी उसने दिल्ली अटैक किया। रेड फोर्ट अटैक कोई भी भूल नहीं सकता। और अगर बात करें इंडस ट्रीटी वाटर की, तो सबसे पहले समझते हैं कि है क्या ये इंडस ट्रीटी वाटर ट्रीटी। सबसे पहले अगर आपको सिंपल वे में बताएं तो ये एक समझौता था जो कि 1960 में हुआ था। और अगर आप मेरी स्क्रीन पर जाएं, उसको एक विस्तार से समझें तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री समझते हैं। विश्व बैंक के सहयोग से 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि को दशकों के राजनीतिक तनाव और युद्धों के बावजूद पाकिस्तान और भारत के बीच सबसे मजबूत समझौते में से एक माना जाता है। यह संधि सिंधु बेसिन के पानी के बंटवारे और प्रतिबंध को नियंत्रण करती है, जो पूरे पाकिस्तान में खेती बाड़ी, यानी कि अब देखा जाए तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट खेती बाड़ी पर ही आ रहा है। चावल की फसल वहां की सूखी पड़ रही है। एक तरह से पाकिस्तान जो है अब रेगिस्तान में बदलता जा रहा है। पीने का पानी, पेन बिजली और उद्योगों के लिए जीवन रेखा का काम करता है। और अगर बात करें बंटवारे की, तो सिंधु जल संधि के तहत 3 पूर्वी नदियां यानी कि रावी, ब्यास और सतलुज जो है वो भारत को मिली थी, और 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को दान में दी गई थी। ये बहुत बड़ी बात है, दान में दी गई थी, वो भी भारत की नदियां थी। भारत के तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान की हरकतें बढ़ रही हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकतें बढ़ रही हैं, वो बाज नहीं आ रहा, बार बार अपनी हरकतें करता जा रहा है, नापाक कोशिशें करता जा रहा है आतंक को फैलाने की, लेकिन फिर भी नाकाम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसे करारा जवाब मिलना बनता था।
बिल्कुल भावना, लेकिन इशिका यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जो पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका की साइड रहा है वो अब ईरान की साइड कैसे ले रहा है, क्योंकि नूर खान एयरबेस पर ईरान का एक फाइटर जेट यानी कि RC-130 नजर आया है। तो इससे क्या नजर आ रहा है, क्या वहां पर भी पाकिस्तान अपनी दोगलीपंथी नजर आ रही है, दोगलापन दिखा रहा है? वही पाकिस्तान जिसने हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप को एक भरोसा दिलाया है कि वो उनको एक नोबेल प्राइज, पीस प्राइज दिलाने वाले थे, अब ये अचानक से क्या हो? बिल्कुल तान्या, अब आप यहाँ पर देखिए, ये पाकिस्तान है, आप लोग देख रहे होंगे, ये पाकिस्तान है, ये ईरान है, ठीक है, ये बॉर्डर इनका टच हो रहा है और ये है इनका नूर खान एयरबेस। ये नूर खान एयरबेस हमेशा से चर्चा का केंद्र रहा है और अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसी नूर खान एयरबेस पर जो है वो ईरान का फाइटर जेट RC-130 जो है यहाँ पर तैनात किया गया है। यानी अगर हम बात करें, अगर वो तेहरान से भी आया है, यानी यहाँ से भी आया है, नूर खान एयरबेस पर आया, और ये एयरबेस जो आप देख सकते हैं, ये एयरबेस हमेशा से चर्चा का केंद्र है, फिर चाहे ऑपरेशन सिंदूर में हो या फिर पाकिस्तान के किसी भी चीज में हो, इस एयरबेस को काफी ज्यादा खास माना जाता है। और ये सीमा आप देख रही हैं, ये जो सीमा है पाकिस्तान और ईरान की, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है ये समझ लीजिए, क्योंकि दोगला जो है ना वो पाकिस्तान पहले से ही रहा है। पाकिस्तान अमेरिका का सगा भी बनता है, पाकिस्तान चीन का सगा भी बनता है, पाकिस्तान को अमेरिका से भी मदद चाहिए और पाकिस्तान को चीन से भी मदद चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करें अगर, तो ये साफ कहा जाता है कि पाकिस्तान को चीन ने मदद की थी और ये बात कई बार कही जा चुकी है। अमेरिका से उसको मदद चाहिए, उसको चीन से भी मदद चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान ईरान की मदद क्यों कर रहा है, या फिर यूं कह ले तान्या कि अगर पाकिस्तान पीस टॉक करा रहा है, JD वेंस वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां पे शांति की बातें हो रही है, तमाम सारी चीजें हो रही है, फिर जो है क्या वो पाकिस्तान अमेरिका को धोखा दे रहे हैं? तो देखिए, जो पाकिस्तान है वो लगातार मुस्लिम देशों में अपनी पकड़ बनाना चाहता है। सऊदी हो, UAE हो, कतर हो, बहरीन हो, टर्की हो, ऐसे जितने भी तमाम मुस्लिम देश हैं वहां पर पाकिस्तान अपनी पकड़ बनाना चाहता है। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, अब्बास अराक्ची, उन्होंने साफ कहा था कि आसिम मुनीर मेरे छोटे भाई हैं, यानी पाकिस्तान के जो CTF है उनको साफ ये कहा था कि आसिम मुनीर मेरे छोटे भाई है। ये तो रही ईरान की बात। अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये साफ कहा था कि आसिम मुनीर मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल हैं। अब आप इन दोनों चीजों से अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान किस तरीके से जी हुजूरी करता है, कि ईरान भी उसकी तारीफ कर रहा है और साथ ही साथ जो है अमेरिका भी उसकी तारीफ कर रहा है। लेकिन यहाँ पर तान्या, जो आपने सवाल पूछा कि उसका फाइटर जेट, ईरान का फाइटर जेट पाकिस्तान में क्या कर रहा है, तो ये पाकिस्तान की दोहरी नीति है और इस दोहरी नीति को हर देश जानता है कि किस तरीके से वो दोहरी चालें चलता है। एक तरफ तो अमेरिका को ये यकीन दिलाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है कि ईरान बात मान लेगा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर ईरानी फाइटर जेट का तैनात होना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान कितना दोगला, और पाकिस्तान जैसा देश कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। लेकिन इशिका, यहाँ पर एक सवाल ये, इशिका और भावना, कि ये वही पाकिस्तान है जब अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो वहाँ पर जितने भी वहाँ के एयरबेस थे, लगभग काफ़ी एयरबेस तबाह हुए थे। जब यहाँ पर भारत में पीसी हुई थी, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ने जब वहाँ की तस्वीरें साझा की थी सबके सामने, उसके बाद भी पाकिस्तान नकारता रहा कि नहीं, उन पर कोई अटैक ही नहीं हुआ है। लेकिन जब वहाँ से तस्वीरें सामने आई तो वो उसकी बौखलाहट अलग नजर आ रही थी। वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं उनकी बौखलाहट अलग नजर आ रही थी, वहाँ के मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो अलग नजर आ रहे थे। उसके बाद भी वो शांत बैठने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि हम इसका बदला लेंगे। तो अब क्या पर्दे के पीछे कुछ बड़ा करने की तैयारी चल रही है, या फिर वो ऐसे ही शांत बैठ गया? क्योंकि जिस हिसाब से देखा जाए तो उनके पास खाने को दाना नहीं है, IMF से लोन ले रखा है, उसके बावजूद इतने बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं। तो क्या लगता है? ढोंग है मेरे हिसाब से ये पाकिस्तान का, सिर्फ दोहरी नीति, या कहें कि सीधे बोले तो आसिम मुनीर और शहबाज जो है वो दोगले हैं। वो अपनी बातें छिपाना चाहते हैं, वो अपने जख्म छिपाना चाहते हैं, लेकिन वो छिपाए नहीं छिप रहे हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक भिखारी देश है। मैं ऑन स्क्रीन बोलूंगी, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका के लोन पर पलता आया है और वो कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उससे वो कर्ज ले रहा है, और ईरान से भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वो मुस्लिम देश है। तो पाकिस्तान मध्यस्तर के रूप में दोनों के साथ दोगलापंती कर रहा है। जिस तरीके से उसने अपने एयरबेस में उसको पनाह दी, ईरान के उनको एयरक्राफ्ट को, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी आगे कर पाएगा, क्योंकि सिर्फ वो पनाह देने के लिए वो कुछ कर नहीं सकता।
वही नजर आ रहा है भावना। लेकिन इशिका, अभी हाल ही में यानी कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने और वहाँ के मार्शल आसिम मुनीर ने कुछ वादे किए थे डोनाल्ड ट्रंप से कि वो उनको नोबेल पीस प्राइज दिलाएंगे। तो अब क्या हुआ? वो तो उनके हाथ से छीन चुका है और उनके वादे अब वो कहाँ अपना मुंह जाके छिपाएंगे। अब ना मुझे तानिया ना ये चीजें सुनकर ना हंसी आती है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ इस तरीके की शख्सियत है ना कि वादे और बड़े बड़े दावे तो ऊपर चढ़कर करते हैं, लेकिन जब बात उन्हें पूरा करने की आती है तो सबसे ज्यादा फुस हो जाते हैं। तो आसिम मुनीर गए थे वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में बैठ के डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप वहाँ कहते हैं कि भाई आसिम मुनीर मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल हैं। फिर आसिम मुनीर जून 2025 में ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रुकवाने में बहुत सहायता की, या यूं कह लीजिए कि युद्ध विराम रुकवाने के लिए बहुत सारी चीजें की और उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को आसिम मुनीर ने कही। अच्छा, आसिम मुनीर नहीं थे, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी ये कह चुके थे कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? मिल गया मारिया मचाडो को। जी हाँ, वेनेजुएला से वो बिलोंग करती हैं और उनको पीस प्राइज मिला। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की एक तस्वीर आती है नोबेल पीस प्राइज लिए हुए, तो उसको लेकर भी काफी ज्यादा बवाल मचा। क्योंकि अब आसिम मुनीर और शहबाज की बात हो रही है तो एक चीज तान्या ने पूछी थी कि जो बड़े बड़े वादे जो है शहबाज शरीफ करते हैं, आसिम मुनीर करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, होता कुछ नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। बड़बोलापन जो है वो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ में है, और ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके की बातें हो रही है। आप ये बताइए कि आप आईएमएफ से लोन लेते हैं, आप आईएमएफ को ये कहते हैं कि हम अपने देश के अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, हम अपने देश में बढ़ोतरी लाना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है? कंगाली दिन प्रतिदिन वहां पर बढ़ती जा रही है। आप लोन ले रहे हैं लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है? ये जरा कोई शहबाज शरीफ से पूछे, क्या वो पैसा शाही उड़ानों में जा रहा है? कभी आसिम मुनीर चाइना के दौरे पर जा रहे हैं, कभी श्रीलंका के दौरे पर जा रहे हैं, तो क्या वो पैसा वहां जा रहा है? आपकी जनता भूखी मर रही है और आप शाही उड़ानों पर जा रहे हैं, आप कभी टर्की के दौरे पर चले जाते हैं, कभी आप कहीं चले जाते हैं। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान जो है ना वो इस तरीके की चीजें करता है कि यहाँ से भी पैसा आ जाए, वहां से भी पैसा आ जाए। एक तरफ चीन को सीपीईसी प्रोजेक्ट में उसने अटकाया हुआ है, दूसरी तरफ अमेरिका को लेकर तरह तरह की बातें जो है वो पाकिस्तान करता नजर आता है। तो दोनों तरफ से जो है वो कोशिश करता है कि मेरी इससे भी दोस्ती बनी रहे, मेरी उससे भी दोस्ती बनी रहे। लेकिन होता है ना कि एक ना एक दिन पोल जरूर खुलती है, और वही शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की खुलती यहाँ पर नजर आ जाती है। लेकिन भावना और ऋषिका, यहाँ पर एक सवाल ये भी निकलता है कि हाल ही में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था कि उस पर जो सीज फायर हुआ है वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ है। कितनी सच्चाई है इसमें और कितना झूठ है? क्या लगता है, क्या वाकई में मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था, या फिर मतलब ऐसे ही हवा में तीर मारने वाला था? बिल्कुल हवा में तीर था, क्योंकि इस चीज को ले डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ज्यादा स्टेटमेंट देने सीख लिए हैं। कि वो ढोंग कहेंगे ना तो वो ढोंगी डोनाल्ड ट्रंप है। वो कहीं ना कहीं शहबाज के हरकतों पर भी शहबाज जैसे ही होते जा रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो खुद की देश की लड़ाई रोकी नहीं जा रही है और दूसरों के देशों की लड़ाई वो रुकवा रहे हैं। जैसे रशिया यूक्रेन ले लो, भारत और पाकिस्तान ले लो। और कहते भी है कि मैं पीस मेकर हूँ। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है तान्या? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने 8 देशों के सीज फायर कराए, थाईलैंड, कंबोडिया, भारत, पाकिस्तान, रूस, यूक्रेन, ठीक है, मैंने 8 देशों के सीज फायर कराए। 2 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप ये आकर कह रहे हैं कि अब 9 देश हो गए हैं, मैंने 9 देशों के सीज फायर कराए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान का जिक्र किया था, लेकिन भारत ने ये साफ कर दिया था कि जो भारत और पाकिस्तान का सीज फायर हुआ था वो उनकी अपनी इच्छा से हुआ था, अपनी सहमति से हुआ था, किसी बाहर वाले का हस्तक्षेप उसमें नहीं था, ये भारत ने साफ कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप आके ये बयान देते हैं। अब पाकिस्तान जो है वो अलग ही बयान दे रहा है। फिर डोनाल्ड ट्रंप आके कुछ समय पहले ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान पे ये हमले नहीं रोके जाते तो शायद शहबाज शरीफ जिंदा नहीं बचते, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। लेकिन पाकिस्तान को क्या करनी है? जी हुजूरी करनी है, क्योंकि जब तक जी हुजूरी नहीं करेगा तब तक आईएमएफ से लोन कैसे अप्रूव होगा? आईएमएफ से लोन अप्रूव कराना है तो डोनाल्ड ट्रंप की जी हुजूरी तो करनी पड़ेगी। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे है कि उनकी आप तारीफ करोगे जब तक तब तक ठीक है, जब तक आप तारीफ नहीं करोगे तब तक आप बेकार हो। यही आज ईरान के साथ डोनाल्ड ट्रंप करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल इशिका, लेकिन अब यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में खबरें आ रही थी कि कहीं ना कहीं वहाँ के चीफ मार्शल जो है आसिम मुनीर, उन्होंने वहाँ इमरान खान को मरवाने की कोशिश की थी। मतलब इवन ये भी घोषित हो गया था कि वो मर चुके हैं। तो उनकी मौत के पीछे ये जो लोग पड़े हुए हैं, आखिर उसका रीजन क्या है ये समझ नहीं आ रहा है। मतलब कि शहबाज शरीफ भी पड़े हुए हैं और वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ वो भी पड़े हुए हैं, जो वहाँ के चीफ मार्शल है आसिम मुनीर वो भी पड़े हुए हैं। मतलब क्यों?
लेकिन देखिए इन सब के बीच में जो बात आती है ना कहीं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दोस्ती और इमरान खान की, दोनों की दोस्ती पर बात आती है। कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि इमरान खान जब अपने कार्यकाल में थे तब उनसे अच्छे टर्म्स नहीं थे, यानी आसिम मुनीर से अच्छे टर्म्स नहीं थे। इस चक्कर में, पॉलिटिक्स के चक्कर में, वहां की गंदी घटिया पॉलिटिक्स के चक्कर में उन्हें जेल में डाल दिया गया और जेल में डालने के बाद उन्हें तड़पाया जा रहा है। बीच में ऐसी खबरें जरूर आ रही थी कि उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन धरनों के बाद और सड़क प्रदर्शन के बाद, क्योंकि वहां की ज्यादातर आवाम जो है वो इमरान खान को मानती है और इस चक्कर में ये साफ हुआ कि वो जिंदा है। जिंदा तो है लेकिन अधमरी हालत में। पाकिस्तान में वैसे ही खाने को कुछ नहीं है, खाना पानी नहीं है। अब तो पानी की भी लाले पड़ते जा रहे हैं क्योंकि सिंधु जल संधि को बंद कर दिया गया है। भारत का बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये डिसीजन सही है या फिर गलत? आपकी क्या कुछ राय है इस पे पहले बताइए। और दूसरी चीज ये कि अगर डिसीजन लिया गया है, इसमें पानी के लिए वो प्यासा मर रहा है, और इमरान खान की अगर हम बात करें ना तान्या, तो इमरान खान पहले से ही तड़प रहे थे और अगर अब उनकी हालत और बद से बदतर हो जाए तो इसमें कोई दोहराए नहीं। इशिका, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से जो लड़ाई भिड़ी हुई है उसको नहीं समेट पा रहा है, वो चला है ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थ बन। बिल्कुल तान्या, क्योंकि पाकिस्तान के खुद के लेने के देने पड़ गए हैं। ये देख रहे हैं आप, पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये देख रहे हैं आप किस तरीके से इनके बॉर्डर आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो डुरंड लाइन को लेकर ये सारा बवाल हो रखा है। टीटीपी के लड़ाके लगातार जो है वो पाकिस्तान पे हमले कर रहा है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। वही अफगानिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान आता है और हम पर स्ट्राइक करके चला जाता है। अब ईद के मौके पर क्या होता है कि ये लोग सीज फायर का ऐलान करते हैं कि हम 18 से 22 की रात तक सीज फायर जो है वो लागू रहेगा, लेकिन फिर क्या हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने हमला कर दिया। अफगानिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो हम पर हमले कर रहा है और हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम जवाबी हमले करेंगे। तो पाकिस्तान पहले ही एक युद्ध के मोर्चे पर घिरा हुआ है, अफगानिस्तान के साथ वो घिरा हुआ है, उसकी लड़ाई जो है वो वहां पर नहीं रुक रही है। हालांकि अगर हम बात करें टर्की की, तो वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि दोनों की लड़ाई रुक जाए। और कतर, क्योंकि कतर बड़ा मध्यस्थ रहा है, कई देशों की मध्यस्थता कतर में हुई है, तो कतर भी ये कोशिश कर रहा था कि दोनों देश आपस में सुलह कर ले, सारी चीजें ठीक हो जाए। लेकिन ना तो पाकिस्तान मानने को तैयार है और ना ही अफगानिस्तान मानने को तैयार है, यानी दोनों देशों की लड़ाई हो रही है। चलिए ये तो एक बात रही कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ फंसा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की आप वो देखिए कि अपने देश को युद्ध से बाहर नहीं निकाल पा रहे शहबाज शरीफ, और ईरान के साथ मध्यस्थता कराने चले। रिपोर्ट्स ये कहती है कि भाई जब पाकिस्तान में पीस टॉक होने वाली थी, जब अब्बास अरागची, जेडी वेंस, ये सब लोग पाकिस्तान पहुंचने वाले थे, इस्लामाबाद पहुंचने वाले थे, तो स्कूल्स तक को बंद कर दिया गया था। यानी लॉकडाउन का फेज जो आपने देखा होगा, इस तरीके के हालात पाकिस्तान में हो गए थे। इतनी सिक्योरिटी, अगर आप एक स्वतंत्र देश में रहते हैं तो आप इतनी सिक्योरिटी कर क्यों रहते? क्या आपको आतंकवाद से खतरा था? क्योंकि पाकिस्तान ये कहीं ना कहीं जानता है कि हमला हो सकता था, टीटीपी की तरफ से हो सकता था, या उसकी खुद की जो सड़क पे, उसकी खुद की जमीन पर जो आतंकवाद पल रहा है वहां से हमला हो सकता था, जब इस तरीके की चीजें थी। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान पहले ही अफगानिस्तान के साथ जंग लड़ रहा है, अलग से चीजें चल रही हैं वहां पर, उसके बाद तरह तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी ईरान की मध्यस्थता कराने पाकिस्तान बड़बोले बनकर चले हैं। और इसकी वजह क्या है? कि अमेरिका से भीख मिल जाएगी, चीन से तो मिल नहीं रही है। अब आप अमेरिका की जी हुजूरी कर रहे हैं तो उधर ड्रैगन नाराज हो गया, जिनपिंग तो नाराज हो गए, वो तो कह रहे हैं कि सीपीईसी को कैसे आप करने नहीं दे रहे हो। तो कई सारी चीजों में पाकिस्तान फंसा है, लेकिन पाकिस्तान की हमेशा से ये चीज रही है कि उसे ड्रैगन यानी चीन को भी खुश करना है और उसको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब को भी खुश करना है। तो ईरान को लेकर तान्या ये सारा बवाल जो है वो पाकिस्तान कर रहा है, मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुद का युद्ध उनसे सुलझाया। बिल्कुल इशिका, यहाँ पर आतंक और आईएमएफ से सबके जहन में एक ही सवाल है कि जो पाकिस्तान आईएमएफ से लोन लेता है वो अपने मुल्क को यानी कि डेवलप करने के लिए लेता है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लेता है, या फिर आतंक को पनाह देने के लिए। वो कंगाल पाकिस्तान अगर देखा जाए तो मुल्क में तो कहीं लगता हुआ नजर नहीं आता है, कंगाली तो वो नजर ही आती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका यही कहना है वो अपने मुल्क के यानी कि डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लेता है, वहां तो नजर नहीं आता। कहीं ना कहीं जो वहां पर आतंक को पनाह दिया जाता है, आईएमएफ के बाद जो बाकी के देशों पर हमला किया जाता है, कहीं ना कहीं वो पैसा वहां लगता हुआ नजर आता है। तो इसको लेकर क्या कुछ है?
देखो बिल्कुल तान्या, ये तो बात आपकी सच ही है कि वो कहीं ना कहीं दो मुद्दों पर आईएमएफ से भीख मांगता है कटोरा लिए। सबसे पहला मुद्दा तो उसका वही है कि वो आईएमएफ से लोन इसलिए लेता है ताकि वो शाही उड़ानें भर सके, ताकि आसिम मुनीर अपने मजे से घूम सके, शहबाज शरीफ ट्रंप की जी हजूरी कर सके अमेरिका में जाकर। और दूसरा जो रीजन रहता है ना, तो वो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो कंगाल देश सिर्फ आतंकवाद को पनाह देने के लिए पैसा खर्च करता है। वो वहाँ के आतंकवाद के लिए जो है वो चीजें खरीदता है, उनको पनाह देता है, उनको पालता पोसता है। उसको लगता है कि शायद वो उसके गार्ड्स का काम करेंगे, लेकिन जब आतंकवाद अपनी औकात पर आता है ना, तो पाकिस्तान को आईना दिखाने में भी वो पीछे नहीं हटता है। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ वो आतंकवाद को पाल पोस रहा है, अपना पैसा लगा रहा है इसमें, लेकिन फिर जब आतंकवाद बड़ा हो जाता है उससे, तो वो उसी को ऐसी मार मारता है कि पाकिस्तान ध्वस्त हो जाता है। ये बिल्कुल सही कहा, क्योंकि भावना आपने तालिबान के केस में हमने ये देखा भाई, जब तालिबान का शासन अफगानिस्तान में आया तो पाकिस्तान से ज्यादा खुश कोई नहीं था। पाकिस्तान बहुत खुश था कि अब अफगानिस्तान उसके कंट्रोल में है, तालिबान उसके कंट्रोल में है, और अब जो हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। यानी एक तो पहले खुद आतंकवाद के बीज को बो, और जब वही आतंकवाद आप पर हमला करे तो फिर आप यूएन में जाके भागो कि अफगानिस्तान तो हमारे साथ ये कर रहा है, टीटीपी के लड़ाके तो ये कर रहा है। तो ये पाकिस्तान की फितरत रही है। और दूसरी बात, जो भावना ने ये चीज बोली कि आईएमएफ से लोन लेना, आईएमएफ से लोन ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हर कोई अपना स्वार्थ देखता है। जियोपॉलिटिक्स में हर देश अपने स्वार्थ को देखते हुए आगे बढ़ता है। अमेरिका सबसे बड़ा इस चीज का उदाहरण है कि जहां उसे अपना बेनिफिट, अपना स्वार्थ नजर आता है, वो वहीं पे सारी चीजें करता है। अमेरिका पाकिस्तान का साथ क्यों दे रहा है, जबकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आतंकवादी पाए जाते हैं, अमेरिका बखूबी जानता है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स है, यहाँ पर सारे देश अपना स्वार्थ देखते हैं, और यही चीज अमेरिका कर रहा है, चीन भी यही कर रहा है और अमेरिका भी यही कर रहा है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भी अपना स्वार्थ देख रहा है, क्योंकि अगर जी हुजूरी नहीं करेगा, ट्रंप की तारीफ नहीं करेगा, नोबेल दिलाने की बात नहीं करेगा, तो आईएमएफ से लोन कैसे अप्रूव होगा, और लोन अप्रूव नहीं होगा तो आतंकवादियों को कैसे पैसा भरेंगे। शाही उड़ानों पे श्रीलंका जा रहे हैं, टर्की जा रहे हैं, चीन जा रहे हैं, वो कैसे अप्रूव होगा। तो ये पाकिस्तान की फितरत रही है। तो अब ऐसे में तान्या, मुझे लगता है कि पाकिस्तान सुधरने वाला तो है नहीं, क्योंकि पैसा चाहिए तो जी हुजूरी तो करनी पड़ेगी, फिर चाहे जिनपिंग की कर ले या फिर राष्ट्रपति ट्रंप की कर ले। बिल्कुल इशिका, अब यहाँ पर देखना ये होने वाला है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। जिस हिसाब से यानी कि ईरान के फाइटर जेट्स पाकिस्तान के एयरबेस यानी कि नूर खान एयरबेस पर नजर आए हैं, तो अमेरिका का उस पर क्या कुछ रहेगा, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देने वाले हैं आने वाले दिनों में, और भारत का उस पर क्या कुछ रुख रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान अपनी तरफ से कुछ कदम उठाने वाला है या फिर भारत की यही कुछ प्रतिक्रिया रहेगी, इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देखते रहिए हमारा खास शो वो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।